एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दीक्षा पोर्टल पर एक से बढ़कर एक अच्छे प्रशिक्षण मौजूद हैं और आप ये प्रशिक्षण कर भी रहे हैं। उन्हीं प्रशिक्षण में, उन्हीं कोर्सों में एक कोर्स है गणित के मुख्य कौशल। जैसे कि आपने किया था गणित में आकलन, ठीक वैसा ही गणित के मुख्य कौशल उत्तर प्रदेश नामक कोर्स है। इस प्रशिक्षण को भी आप अवश्य पूर्ण कर लीजिए। यह एक साप्ताहिक प्रशिक्षण है और इसमें कुल 7 भाग हैं और इस प्रशिक्षण में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। आप इस प्रशिक्षण को अवश्य पूर्ण करिए। ऐसे प्रशिक्षण करने पर निश्चित रूप से आपकी जो सर्विस बुक है, जो आपका ऑनलाइन पासबुक बना है, उस पर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं इस प्रशिक्षण के कुछ भागों का जो वीडियो है वो बना दे रहा हूँ। भाग 1 से लेकर भाग 7 तक की वीडियोस बनाना है, जिसमें मैं पहले वीडियो में भाग 1 और 2 से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनसे संबंधी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इन्हें ज़रूर देखिए, कोर्स को ज़रूर पूरा करिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि गणित के मुख्य कौशल उत्तर प्रदेश नामक कोर्स के प्रथम और द्वितीय भाग में क्या है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 0 भाग भी है, लेकिन 0 भाग में कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर भाग 1 से इसको शुरू कर रहा हूँ। लीजिए दोस्तों, प्रस्तुत है गणित के मुख्य कौशल भाग 1, गणित पढ़ाने का एक क्रम। गणित पढ़ाने का जो एक क्रम है वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें दी गई हैं: कंक्रीट, रिप्रेजेंटेशनल और एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से निरूपण और निरूपण से अमूर्त। कंक्रीट, सेमी कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त, अर्धमूर्त और अमूर्त, या कंक्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त, चित्रमय और अमूर्त। ये गणित को पढ़ाने का गणित की अवधारणा को समझाने का एक क्रम है। मूर्त से स्टार्ट करके हम रिप्रेजेंटेशनल की तरफ बढ़ते हैं, निरूपण की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसे अमूर्त आइडियाज में लाते हैं, अर्थात सिंबॉलिक फॉर्म में लाते हैं, न्यूमरिक फॉर्म में हम उसे लाते हैं। तो इस क्रम से हमें गणित को पढ़ाना है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि आपके अनुसार अगर तीसरी से 5वीं कक्षा के बच्चे को इन 2 भिन्न की संख्याओं को दिखाया जाए तो वह अधिकतर किस संख्या को बड़ा बताएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, तीसरी से 5वीं कक्षा के बच्चे को अगर ये भिन्न दिखाकर तुरंत उससे पूछा जाए कि बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, 1/4, 1/5, तो बच्चा क्या बताएगा आप खुद कह सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बच्चा जल्दी से बोलेगा कि 1/5 बड़ी है। और इस कोर्स में भी यही 1/5 बताया गया है। उसका कारण भी है क्योंकि बच्चा यहाँ पर गलत भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही भिन्नों को जब हम तुलना करते हैं 1/4 और 1/5, तो 1 और 1 तो समान है, लेकिन यहाँ पर जो नीचे है संख्या 5 संख्या 4 से बड़ी है, इसलिए बच्चा जो साधारण तरीके से जो बड़े और छोटे का जो कॉन्सेप्ट है वो लगा करके बता रहा है कि हाँ 1/5 बड़ा है, लेकिन बच्चे को अभी भिन्न का कॉन्सेप्ट बच्चे को ठीक से क्लियर नहीं है, इससे यही पता चलता है। फिर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। आपकी स्क्रीन पर 3 चित्र दिखाए जा रहे हैं, उनके सामने सही स्तर का नाम ड्रैग करके लगाइए। यहाँ पर 3 बने हुए हैं, इसमें आपको दिखाना है कि रिप्रेजेंटेशनल कौन सा है, कंक्रीट कौन सा है और एब्स्ट्रैक्ट कौन सा है। ठीक है, नीचे जो आपको ग्रीन कलर पर लिखा है इसको ड्रैग करके, अर्थात इसको खिसका करके ले जाना है, बॉक्स में फिट करना है। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो है वो कंक्रीट है, उसको बच्चे टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो रिप्रेजेंटेशनल है, निरूपण है, और तीसरा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, यानी कि वहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म है, न्यूमरिक फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो इसी क्रम में इसको हम लगाएंगे। पहले में आएगा आपका कंक्रीट, दूसरे में आएगा रिप्रेजेंटेशनल और तीसरे में आएगा वो एब्स्ट्रैक्ट। और ऐसा ही यहाँ पर आंसर में भी आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि पहला कंक्रीट फॉर्म में है, दूसरा है रिप्रेजेंटेशनल। रिप्रेजेंटेशनल का मतलब आप इसे इस तरह से दिखा सकते हैं, बार ग्राफ से दिखा सकते हैं, आप इसे किसी भी प्रकार से पाई चार्ट से दिखा सकते हैं। तरह तरह के मेथड्स हैं इनको शो करने का और जो लास्ट है अमूर्त, यानी गणित सिखाने का यही क्रम है।
फिर अब इसी चीज़ को कक्षा में टीचर जो है पहले बच्चों को क्या करते हैं कि सारे बच्चों को जो है कागज़ के कुछ टुकड़े दे देती हैं। फिर उन टुकड़ों को मोड़ मोड़ करके जो है 2 बराबर भागों में बांटने के लिए 2 भाग में, 4 भाग में, 8 भाग में, इस तरह से जो है बराबर भाग करने के लिए कहती हैं। फिर बोर्ड पर जो है इन शब्दावलियों से परिचित कराती हैं। पार्ट है, फ्रैक्शन है, कुल, पूरा या होल, आधा, चौथाई, एक, आकृति के बराबर, टुकड़े, ये जो टर्मिनोलॉजी हैं इससे बच्चों का जो है परिचय कराते हैं। इससे बच्चे भिन्न सीखने में जो है बच्चों को काफ़ी मदद मिलती है। और दूसरे स्तर में जो दिखाया गया, दूसरे स्तर में रिप्रेजेंटेशनल है। रिप्रेजेंटेशनल में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्हीं भिन्नों को जो है यहाँ पर पार्ट करके दिखाया गया है। 1/2, 2/4, 4/6 ऐसा करके ये दिखाया गया है। तो साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही चीज़ें चल रही हैं, यानी पिक्टोरियल भी चल रहा है और आपका जो है जो आपका अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है, वो भी साथ में चल रहा है। ठीक है, यहाँ आपको दोनों चीज़ें देखने को दूसरा स्तर यह है। और अब क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, आपके अनुसार सुमिता जी ने ऐसा क्यों किया होगा ताकि बच्चे ठोस अनुभव और चित्रों में संबंध बना पाएं। सुमिता जी ने क्या किया, सुमिता जी ने जो है साथ ही साथ सारी चीज़ों को लेकर के चला। उन्होंने कंक्रीट भी बच्चों को दिया, कंक्रीट के बाद रिप्रेजेंटेशनल भी दिखाया और साथ में जो है उसके बाद अमूर्त यानी कि अब्स्ट्रैक्ट जो है सिंबॉलिक फॉर्म में, वो भी सब तीनों को साथ साथ लेकर के चली। तो अब क्वेश्चन यही है कि आपके अनुसार सुमिता जी ने ऐसा क्यों किया होगा ताकि बच्चे ठोस अनुभव और चित्रों में संबंध बना पाएं, ताकि बच्चे बिना परेशानी के ठोस अनुभव से चित्रों को जरिए समझ दर्शाने तक पहुँचें, ताकि बच्चे आसानी से पहले से देखे चित्रों को बराबर हिस्सों में बांट सकें। यहाँ पर नीचे देखिए चित्र भी दिया गया है। यहाँ पर दो तीन जो है सब एक साथ चल रही हैं। तीनों प्रक्रियाओं में 2 प्रक्रियाएँ एक साथ चल रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड सही है, तीसरा से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट और सेकंड 2 आंसर सही हैं इसके। आइए देखते हैं, आंसर भी देख लेते हैं। आंसर देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, ताकि बच्चे ठोस अनुभव और चित्रों में संबंध बना पाएं, ताकि बच्चे बिना परेशानी के ठोस अनुभव से चित्रों के जरिए समझ दर्शाने तक पहुँचें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पर देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, तीनों एक साथ ली गई हैं। मूर्त अनुभव, यहाँ पर जो है कागज़ के टुकड़ों को इस तरह से फोल्ड किया गया। ठीक है, मूर्त से चित्र और चित्र से जो है चिन्हों पर आ गए, यानी तीनों चीज़ें यहाँ पर एक साथ आपको दिख रही हैं। तो तीनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया हैं, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तीनों प्रक्रियाओं को जो है एक साथ लेकर के चल सकते हैं। इसीलिए ये एक लीनियर प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, ये एक सर्कुलर प्रक्रिया है, इसको आपको ध्यान देना है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा सुमिता जी ने क्यों किया? सुमिता जी को भरोसा नहीं था कि सभी बच्चे भिन्न की अवधारणा के अमूर्त स्तर तक पहुंच चुके हैं। सुमिता जी चाहती थी कि बच्चे एक स्तर की समझ को दूसरी स्तर में आसानी से बदल सकें। सुमिता जी की कक्षा के कुछ बच्चे अभी ठोस अनुभव के स्तर पर थे, उनकी मदद करने के लिए सुमिता जी ने इन गतिविधियों को चुना। तो ऐसा नहीं है, पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से दूसरा ऑप्शन है कि सुमिता जी चाहती थी कि बच्चे एक स्तर की समझ को दूसरी स्तर में आसानी से जो है बदल सकें, और इस लिहाज से जो है इस प्रश्न का जो दूसरा आंसर है वो राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक समझ को अलग अलग तरीकों से दर्शा पाना यानी निरूपण कर पाने की समझ, किसी अवधारणा को अलग अलग तरीकों से सोच पाना, उसे अलग अलग स्थितियों में इस्तेमाल कर पाना। ठीक है, अब सीआरए की जो प्रक्रिया है, सीआरए जैसे कंक्रीट और रिप्रेजेंटेशनल और अब्स्ट्रैक्ट है, इसकी जो प्रक्रिया है क्रिया और विचार तीनों का मेल है। यह ठोस अनुभव, चित्र और प्रतीकों का इस्तेमाल जैसा दिखने वाला एक सीधा क्रम यानी लीनियर प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये सर्कुलर प्रोसेस है और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये किसी भी क्रम में जो है चल सकता है। इसका जो चलने का क्रम है वो वही रहेगा, यानी कि पहले हम जो है कंक्रीट, रिप्रेजेंटेशनल और अब्स्ट्रैक्ट के क्रम में चलेंगे। तो पहले भाग में आप क्या निकल करके आ रहा है, कौन सी चीज़ें आप सीख रहे हैं यहाँ पर। तो पहले भाग का ये समरी है कि सीआरए का अर्थ है कंक्रीट, रिप्रेजेंटेशनल, अब्स्ट्रैक्ट। और कंक्रीट यानी मूर्त चीज़ों पर काम करते हुए अवधारणा को समझना और अनुभव करना। रिप्रेजेंटेशनल यानी चित्रों के जरिए समझ बनाना और उसे दर्शा पाना। अब्स्ट्रैक्ट यानी गणितीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपनी समझ को अमूर्त चिन्हों की मदद से जाहिर कर पाना। और सीआरए यानी पढ़ने का क्रम, भाषा, क्रिया और विचार तीनों का मेल है। सीआरए पढ़ने का क्रम ठोस अनुभव, चित्र और प्रतीकों का इस्तेमाल जैसा दिखने वाला एक सीधा क्रम या लीनियर प्रोसेस नहीं है, बल्कि हर स्तर पिछले या अगले स्तरों के साथ चलता रह सकता है। फिर आता है गणित के मुख्य कौशल भाग 2, समस्या समाधान। अगर आप जो समस्या है तो समस्या के समाधान के लिए जो है क्या किया जाए कि बच्चे समस्या के समाधान को सीख सकें और खुद समस्या का समाधान कर सकें।
अब आपके सामने एक प्रश्न रखा गया है कि अखबार की सबसे पहली सीट के ऊपर ऊपरी पन्ने की संख्या 1 और 2 है और सबसे नीचे वाली पन्ने की संख्या 31 और 32 है। अब अगर अखबार की वह सीट उठाई जाए जिस पर 25 संख्या लिखी हो तो इस सीट के बाकी पन्नों पर कौन सी संख्या लिखी होगी। ठीक है, यह 32 पन्नों का अखबार 8 कागज की सीटों से बना है, यानी आप ध्यान दीजिएगा 8 कागज की सीटों से बना है, यानी कि कुल मिलाकर के एक सीट पर जो है 4 संख्याएं आएंगी। पहले पन्ने पर 1 2 आ रहा है और आखिरी पन्ने पर जो है आ रहा है 31 और 32 आ रहा है। इस लिहाज से आपको सोचना है कि अगर 25 संख्या लिखी हो तो इस सीट के बाकी पन्नों पर कौन कौन सी संख्या लिखी होगी। 25 भाई एक सीट पर 4 संख्याएं लिखी जानी है, तो इस पर जो है 25 लिखी हो तो बाकी 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी ये आपको है। तो इस जो है पार्ट में इसको बताया गया है कि इसको कैसे इसका हल करें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस समस्या के लिए मैं पहले ही सही तरीका सिखा देता और उसका अभ्यास ऐसे ही सवालों से कराता तो इसका आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ता। समस्या को हल करने का एक ही सही तरीका सीख पाते, समस्या का विश्लेषण करने, समस्या सुलझाने का खुद का तरीका सोचने, उस तरीके को आजमाने और सोचे समझे सही नतीजे पर पहुंचने का मौका मिल पाता, या साथियों के साथ चर्चा और वाद विवाद करते हुए साझा समाधान ढूंढने का अवसर मिल पाता। क्या आपको इसमें सही लगता है? तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। इस समस्या को हल करने का एक ही सही तरीका हम सीख पाते और दूसरे तरीके पर हम सोचते भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। और आगे बढ़ते हैं, फिर अगला है, आपके अनुसार समस्या समाधान तरीके से पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा। समस्या समाधान तरीका यानी बच्चे समस्याओं से बेहतर जुड़ाव बना पाएंगे, बच्चे सवालों को सुलझाने के अपने खुद के तरीके सोच पाएंगे, बच्चे गणित में शामिल प्रक्रियाओं व अवधारणाओं की बेहतर समझ बना पाएंगे, बच्चों को सवाल को हल करने के लिए अलग अलग तरीके समझने का मौका मिल पाएगा। कहने का मतलब यह है कि किसी समस्या को बच्चों के सामने रखा जाए, बच्चों की जो है उम्र को देखते हुए, उनकी समझ को देखते हुए, उनकी क्लास को देखते हुए उनके सामने समस्या रखा जाए और उन समस्याओं को बच्चों को खुद जो है उसका समाधान ढूंढने के लिए कहा जाए। अगर बच्चे जो है सही कर रहे हैं तो उनको जो है कुल मिलाकर के उनको फीडबैक दिया जाना चाहिए, उनकी प्रतिपुष्टि अच्छी की जानी चाहिए। और अगर बच्चे अगर गलत कर रहे हैं तो साथ साथ में बच्चों का सहयोग भी और सही दिशा में लाने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो जवाब है मित्रों, मुझे तो चारों के चारों सही लग रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या इसका है। तो यहाँ भी चारों जवाब आपको सही दिख रहे हैं, चारों ही सही हैं अगर बच्चों को समस्या समाधान करने के लिए कहा जाए तो। ऐसे ही देखिए यहाँ पर बच्चे कुछ समस्या का समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं और आपको बताना चाहूँगा कि शोधों में पाया गया है कि बच्चों को अलग अलग तरह की समस्याएं देने से और इन्हें खुद सुलझाने के अवसर देने से बच्चों की गणित की समझ बेहतर बनती है। तो अब आप देखिए एक प्रश्न आपको यहाँ पर, 2 प्रश्न आपको दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी समस्या को हल करते समय बच्चे अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर पाएंगे। समस्या 1 है जोड़ निकालो 21 धन 18। समस्या 2 है हमें 21 और 18 को जोड़ना है, हम इन्हें कैसे जोड़ सकते हैं, अपना हल लिखो। अब आप बताइए इन दोनों में से किस प्रश्न को हल करने में बच्चों को अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल बच्चे कर पाएंगे। तो मैं तो कहूँगा कि दूसरे में जो है बच्चे अलग अलग तरीके से हल कर सकते हैं। 21 और 18 को जोड़ने के लिए बच्चे जो है मूर्त चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, कंकड़ पत्थर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो पहला तो सिर्फ एक जो है जोड़ कर ढांचे में रख दिया गया है और बच्चे एक ही ढांचे को समझ पाएंगे, एक जो मानक विधि है उसी के अनुसार कर पाएंगे। लेकिन समस्या 2 में बच्चे अपने अपने तरीके से हल खोज सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 सही है, दूसरी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए आप सभी के पास एक चौकोर गत्ते का टुकड़ा है। मान लीजिए कि ये खेल का मैदान है। अक्सर आप में खेल के मैदान में खेलने की जगह को लेकर झगड़ा होता है, तो क्यों ना आज हम मैदान को बराबर हिस्सों में बांटना सीखें। आइए देखते हैं कि हम कैसे इसे 5 हिस्सों में बराबर बांट सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है आप सभी के पास एक चौकोर गत्ते का टुकड़ा है। मान लीजिए कि ये खेल का मैदान है। अक्सर आप में खेल के मैदान में खेलने की जगह को लेकर झगड़ा होता है, तो क्यों ना हम आज मैदान को बराबर हिस्सों में बांटना सीखें। आइए देखें कि हम कैसे इसे 5 हिस्सों में बराबर बांट सकते हैं। हल करने के लिए समस्या को ध्यान से पढ़ो और समझो, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इसे हल करने के लिए एक योजना बनाओ, डिवाइस अ प्लान। योजना इस्तेमाल करके देखो, कैरी आउट द प्लान, और देखें कि क्या योजना कामयाब रही या नहीं और क्यों, लुक बैक।
ठीक है। इस प्रोसेस में जो है बच्चों को लेकर के चलना है, बच्चों को बताना है, ठीक है। और बच्चे अपना तरह तरह तरीका अपनाएंगे उसको बांटने के लिए, और बांट करके उसका हल भी बच्चे अपना अलग अलग तरीके से दिखाएंगे, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। जो है समस्या कैसी हो इसके कुछ आधार या खास बातें दी गई हैं। जो खास बातें एक अच्छी समस्या में होनी चाहिए उन्हें क्लिक करके चुनें। समस्या का स्तर बच्चों की मौजूदा समझ के हिसाब से होना चाहिए। समस्या बच्चों के लिए बिल्कुल आसान होनी चाहिए ताकि उन्हें ज़्यादा सोचना ना पड़े। समस्या में बच्चे जो गणित सीखने वाले हैं वो मुख्य आकर्षण होने चाहिए, ना कि बाकी बातें। समस्या में बच्चों को खुद के जवाब ढूंढने और उनके लिए तर्क देने का अवसर मौजूद होना चाहिए। समस्या जिसमें बच्चों को सिर्फ मानक विधि का इस्तेमाल कर जवाब निकालना है। समस्या बच्चों को संदर्भ से जुड़ी और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि जैसे पहला विकल्प यहाँ पर हमारा सही है, ठीक है। और दूसरा जो है कि समस्या बच्चों के लिए बिल्कुल आसान हो, ऐसा भी ना हो, थोड़ा चुनौतीपूर्ण समस्या होनी चाहिए। तीसरा विकल्प भी सही है, समस्या में बच्चे जो गणित सीखने वाले हों मुख्य आकर्षण होने चाहिए, ना कि बाकी बातें। और जो चौथा विकल्प है, चौथा विकल्प समस्या में बच्चों को खुद के जवाब ढूंढने और उनके लिए तर्क का अवसर मौजूद होना चाहिए, ये भी सही है। और फिर उसके बाद फिर ये है आखिरी, समस्या बच्चों के संदर्भ से जुड़ी हो और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है, आप देख भी सकते हैं यहाँ कि पहला, दूसरा, चौथा और लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। तो अब बात करते हैं आगे जो है कि इस पार्ट में हमें क्या सीखने को मिला। समस्या समाधान गणित का अहम हिस्सा तो है ही, साथ ही गणित करने और सीखने का एक अहम जरिया भी है। समस्या समाधान के तरीके से पढ़ाने से बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से समस्या को हल करते हैं। बच्चों को अलग अलग तरह की समस्याओं को खुद सुलझाने के अवसर देने से बच्चों की गणित की समझ बेहतर बनती है। वह समस्याएं जिनके हल तक अलग अलग प्रक्रियाओं से पहुंचा जा सकता है या जिनके अलग अलग हल मुमकिन हो, समस्या समाधान जैसे कौशल के विकास में मदद करती है। समस्या समाधान करने के अहम कदम: समस्या को ध्यान से पढ़ो और समझो, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इसे हल करने के लिए एक योजना बनाओ, डिवाइस अ प्लान। योजना इस्तेमाल करके देखो, कैरी आउट द प्लान, एंड देखो कि क्या योजना कामयाब रही या नहीं और क्यों, लुक बैक। तो ये रहा दोस्तों जो है प्रथम और द्वितीय भाग के प्रश्नोत्तर और कुछ जरूरी बातें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं तीसरा भाग इसमें ना लेकर के तीसरा भाग अलग से वीडियो बनाऊंगा, भाग 3 और 4, क्योंकि इसमें 7 भाग हैं। कम से कम 2 वीडियोज़ और डालूंगा, तब जाकर के ये प्रशिक्षण पूरा होगा। तो जब तक आप जो है भाग 1 और 2 तक आप पहुँचिए, फिर मैं आगे इसकी वीडियो डालता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।